जो भी जन्म लिया है मरना है। तो जब इतना सत्य है, इसे झूठलाना मूर्खों का काम है कि हम नहीं मरेंगे। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि विज्ञान के विद्यार्थी थे तो इनका बचपन कैसा था? क्या ये भी उतने ही शरारती थे जितने आज के बच्चे होते हैं? बचपन तो नटखटपन का एक स्वरूप होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये बात मेरे जिंदगी में कहीं न कहीं कमी रही। बचपन में बोलते हैं एक पंडित रेखा बना देता है कि इस बालक को किधर जाना है। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि वो रेखा इनके पिता ने स्वयं बनाई कि आपको इस रास्ते पर जाना है और इस मुकाम को हासिल करना है। मगर शायद इन्होंने जो हासिल किया वो उनके स्वप्न से भी परे था। उन्होंने मुझसे शादी अपनी बेटी का किया, लेकिन जब वो मेरे घर आई तो उनका आर्थिक स्थिति इतना नीचे चला गया, दयनीय स्थिति में। अगर शिक्षक अकेले अगर ठान ले तो बहुत बड़े समाज के क्रॉस सेक्शन को बदल सकता है। हमारे यहाँ जो भी बच्चा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, 500 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप। जो भी बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 500 रुपये पर मंथ। जो भी बच्चा सिंगल मदर चाइल्ड है उसको 500 रुपये पर मंथ। जो अच्छा काम करने वालों को फ्री में अवेलेबल हो जाता है, फ्री और बाकी लोग को देते ही नहीं है। नहीं, दीपक कभी मांगे ऐसे किसी पर्पज के लिए तो दे देंगे, लेकिन नॉर्मली वो किसी व्यवसायिक काम के लिए सोच के लिए बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आज हम हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो अपने आप में एक चलती फिरती संस्था है। न केवल हज़ारों लोगों का इन्होंने जीवन बदला है, बल्कि इसे बार बार साबित किया है कि एक अच्छी शिक्षा की बदौलत आप न केवल अपना, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने पूरे गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं आज मदन मोहन त्रिपाठी जी। अपरिचित नहीं हैं, आधी से ज़्यादा भिलाई को तो इन्होंने पढ़ाया हुआ है, बाकी आधे इनको किसी और कारण से जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री मदन मोहन त्रिपाठी जी से, जो एक ग्रेजुएट टीचर के रूप में भिलाई आए थे, और भिलाई आने के बाद उन्होंने जो रचा वो अपने आप में एक इतिहास है शिक्षा जगत के लिए भी। तो इसलिए मैं इन्हें टीचर और प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर के रूप में पहचानता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार भी दिया है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, बल्कि आपके स्टूडियो में। तो हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद कॉलेजों में भी बहुत सारे परिवर्तनों की कोशिश हो रही है, मगर धरातल पर ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। बार बार ये बातें उठ रही है कि बच्चों में डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन का अभाव है, करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सचेत नहीं है, करियर की चिंता बहुत लेट शुरू करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर से कि विज्ञान के विद्यार्थी थे तो इनका बचपन कैसा था? क्या ये भी उतने ही शरारती थे जितने आज के बच्चे होते हैं? नहीं, कुछ हमारे अकेले में ये फ़र्क था, मुझ में अकेले में। मैं पिताजी का लाडला बेटा था और उन्हें मेरे से बहुत सारी आदर्शपूर्ण संभावनाएं थी। इसलिए जो आदर्श संबंधी बातें भरी गई थी उसके आधार पर मैं उस तरफ नहीं जा सका जिस तरफ सामान्य बच्चे उस उम्र में जाया करते हैं। तो एक बहुत बड़ी, यद्यपि बचपन तो नटखटपन का एक स्वरूप होता है। मैं कह सकता हूँ कि ये बात मेरे ज़िंदगी में कहीं न कहीं कमी रही। मैं उस तरफ जा ही नहीं सका। शायद वो पिताजी का बहुत बड़ा अरमान था, मुझे एजुकेशन की तरफ उनको डालना था, तो इसलिए उन सब चीज़ों के पीछे उन्होंने एक बहुत ही ऐसा भाव रखा कि नहीं, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे बच्चे गोली खेलते हैं, जैसे मैंने वो जो गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, गिल्ली डंडा खेलते हैं, नहीं वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम इसके लिए नहीं बने हो। तो इस तरह से एक आदर्श हमारे अंदर कूट कूट के भरा था, तो मैं उस तरफ नहीं जा सका ना। सामान्यतः तो ऐसे बच्चे होते ही हैं, जाते ही हैं। ठीक, इसलिए बाद में आपने कृष्ण को ही अपने जीवन का आदर्श बनाया, जिनका नटखटपन, जिनकी बाल लीलाएं आज तक लोगों की ज़ुबान पर है। और हम जब भी श्री कृष्ण की बात करते हैं तो मनाते हम बाल गोपाल को ही ज़्यादा है, पूजा भी उनकी ज़्यादा करते हैं और उन सारी घटनाओं को याद करते हैं जो वो किया करते थे। तो बहरहाल, बचपन में बोलते हैं एक पंडित रेखा बना देता है कि इस बालक को किधर जाना है। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि वो रेखा इनके पिता ने स्वयं बनाई कि आपको इस रास्ते पर जाना और इस मुकाम को हासिल करना है। मगर शायद इन्होंने जो हासिल किया वो उनके स्वप्न से भी परे था। राइट। तो उन्होंने बहुत गौरवान्वित किया है उन्हें, और मैं आशा करता हूँ कि जितने श्रोता हमारे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि अपने माता पिता को गौरवान्वित करने के लिए भी कुछ काम ज़रूर करें। तो सर, आप अपने हाँ कुछ कहना चाह रहे थे जी। जो बीच में आपने जोड़ा उसमें
सच तो ये बात है कि कृष्ण, राम या जो मैथोलॉजिकल हीरोज़ हैं, उनके पीछे तो भाव था ही, लेकिन एक अप्रत्याशित रूप से इस कारण से कृष्ण उससे नहीं जुड़ पाया मैं या मेरा परिवार। मेरा विवाह कृष्णा नाम की एक लड़की से हुआ और वह मेरी ज़िंदगी में एक भाग्य लेकर के आई। स्वयं में अजात शत्रु जिसे कहते हैं, स्वयं में समस्त अच्छे गुणों की निधि। तो मैंने जब नाम रखा एक संस्था का अपनी नौकरी के बाद, नौकरी के अनंतर ही, तो उसमें कृष्णा शब्द ऐसा लगा कि वो बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, इसलिए उनका नाम। क्योंकि एक फॉर्चुनेट होने की बात आपको ज़रूर आश्चर्य लगेगी कि जब वो अपने पिता के यहाँ थी तो उनके पिता बहुत संपन्न, बहुत अच्छे, यानी उनके आधार पर वो हमारे यहाँ शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ मेरे पढ़ाई लिखाई के कारण, संभवतः यही एक कारण था, उन्होंने मुझसे शादी अपनी बेटी का किया। लेकिन जब वो मेरे घर आई तो उनका आर्थिक स्थिति इतना नीचे चला गया, दयनीय स्थिति में। कहाँ वो क्रस्ट पर थे, शीर्ष पर थे, और धीरे धीरे जो हमारी गरीबी थी, हमारा था, वो बढ़ता चला गया। तो वो वैभव ये लेकर चली, अपने वैभव लेकर के चली। और इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि कृष्णा परिवार आज बहुत बड़ा हो गया। बहुत, कृष्णा परिवार के करीब 150 लोग यहाँ पर आ गए। कैसे हुआ ये सब? इन सब चीज़ों के अलावा मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य बली नहीं होता है, ताकतवर नहीं होता है। ईश्वर कुछ रेखाएं जरूर खींचता होगा, लेकिन सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। वो सब कुछ अपने इस नए ट्रांसफरेंस को, नए जो शिशु को, वह बहुत कुछ पहले ही से भर देता है, ये तुम्हें करना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा आश्चर्यजनक स्थिति। मैं बचपन में, मुझे चेचक, बड़ी चेचक पहले कहती थी, उससे लोग बच नहीं पाते थे। और ये बताइए कि उसमें मैं बच गया। लोग कहते थे आंखें नहीं बचेंगी, माँ मेरी कहती है वो आंखें बिल्कुल नहीं, मेरे चेहरे पर दाग नहीं। तो शायद उसने मेरी ज़िंदगी में रच दिया था, तू ऐसे, तू तो साधारण के लिए नहीं बना है। पढ़ता गया और पिताजी किसी भी हालत में अपनी आर्थिक स्थिति से मुझको पढ़ा नहीं सकते थे, फिर भी पढ़ाए। और वो मैंने कहते थे पढ़ाई के नाम पर तुम मत सोचो कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। और हो गया, और कर्तव्य हो गया साहब। और उसके बाद तो मैं ही अपने भाइयों को फिर ले आया, पूरे गांव को ही लगभग पूरे गांव को ले आया। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्वयं अध्ययन करके आगे बढ़ते रहे। भिलाई इस्पात संयंत्र से एक शुरुआत मिली कि ग्रेजुएट के टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। स्वाध्याय से अपना भी विकास किया, विद्यार्थियों को प्रेरित किया, साथ में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने गांव के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा। और आज इनके पास एक ऐसा वटवृक्ष है जिसका बीच का केंद्रीय तना आज भी है, मगर आसपास के तने इतने मजबूत हो चुके हैं, राइट, कि इसके कंधे पर कोई भार ही नहीं है। नहीं कोई भार है। तो अब ये भार, हम समर्थ हैं। तो अब ये भार अपने लिए खुद चुन लिए हैं आध्यात्म से लोगों को सीधे जोड़ने का। मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जो केपीएस नेहरू नगर से पढ़कर निकले हैं और जिन्हें आज भी त्रिपाठी सर की वो बातें याद हैं जो वो सुबह सुबह मंच से सुनाया करते थे। यहाँ के बच्चे ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि सर का पूरा आशीर्वाद इन बच्चों को मिलता है। समय, सबसे ज़्यादा समय इसी स्कूल को वो देते हैं। सुना है मैंने कि सुबह सिर्फ वहाँ पूजा करने जाते हैं नेहरू नगर के मेन ब्रांच में, और फिर वहाँ से निकलने के बाद यहीं रहते हैं। कभी अगर रायपुर जाना हो गया तो गए, हाँ। वरना बाकी पूरा काम इस आश्रम रूपी विद्यालय में उनका चलता रहता है। और इसका जो प्रतिबिंब है आपको यहाँ के प्रत्येक बच्चे में मिलेगा, प्रत्येक शिक्षक में मिलेगा। दीपक, एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने जब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे अभी, मैं कह सकता हूं कि कृष्णा पब्लिक स्कूल कुटेला भाटा, आज तो कृष्णा पब्लिक स्कूल ग्रुप में करीब समझिए कि 2500-30 स्कूल हैं, 32 राइट। हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन एक और बड़ी भीड़ है, बड़ा नाम है, लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है। रायपुर में बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है छत्तीसगढ़ का। लेकिन उसमें एक छोटा सा स्कूल जिसमें 500 बच्चे हैं और गरीब बच्चों के लिए खोला। और मुझे इसका नतीजा मिल रहा है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, एक भी बच्चा कभी भी किसी भी
शैतानी काम में, कभी भी अनुशासनहीनता के काम में, कभी भी रेते बोलने में, अबे तबे बोलने में कभी कोई बच्चा मिला ही नहीं मुझको। और ये बहुत बड़ा मैं एक प्रतिसाद पाता हूँ, बहुत बड़ा ये फल पाता हूँ। मैं उनसे लोगों से, बच्चों से कहता हूँ, टीचर से कहता हूँ कि आप बताएं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई बात ही नहीं। और जो भारतीय संस्कार है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भारतीय इंडियन कल्चर भी जुड़ा हुआ है, आप हमारे यहाँ आइए ना, हमारे यहाँ कभी प्रेयर देखिए ना। जब शुरू होगा वो सबसे पहले शुरू होता है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो मदितमस्तु माँ विदुषावहै। जब ये ग्रुप कहता है, और ग्रुप तो मतलब हमारे बच्चे जानते हैं कि हमें सामर्थ्य दें, हमें शक्ति दें, लेकिन हमें शक्ति देने के साथ साथ हमारे आचार्य को भी दें। और हम इतने भी विद्वान न हो जाएं, या हमारे अंदर ऐसा अहंकार न हो जाए कि मैं अपने आचार्य से विद्वेष कर सकूं। यहाँ से शुरू होता है। और फिर उसके बाद मैं आदि शंकराचार्य का होता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न श्रोति जिह्वा न च घ्राण नेत्रे। तो ऐसा मैं बहुत लंबा हो जाएगा, बस केवल इतना कह रहा हूँ कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये 6 मंत्र हैं। हमारे सब बच्चे को, माने वो नर्सरी केजी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे कंठस्थ है। वो डेली प्रेयर में होता है। अच्छा, प्रेयर में होता है और बच्चों की मेधा शक्ति इतनी अच्छी होती है। बाकी आप साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री भले नहीं याद करवा लें, लेकिन जो आप रिपीटेशन देते हैं ना, दे लर्न इट विद ग्रेट। फिर एक मैं नित्य एक कोई अपने पुराणों से, श्रीमद् भागवत पुराण से, कहीं से भी एक छोटे, अगर मान लीजिए वो लंबा हुआ तो मैं बराबर, बच्चे समझ जाते हैं तो कहता हूँ मैं, और उसके बाद क्या हुआ योनाशो का, ऐसा करके। लेकिन चूंकि ये कथा लंबी होगी अब, इसलिए पूरी होगी कल। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में कभी कर लेता हूँ। नहीं तो ये असली में बहुत अच्छी चीज़ भी है। हाँ। इसी कारण आप देखेंगे कि आज जो भी पूरी फिल्म बन रही है या पूरी स्टोरी जा रही है, वो सीरीज में जा रही है। हाँ। वरना क्या बात जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि पूरी बात कह ही नहीं पाते, नहीं कह पाते हैं, और जो संदेश जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो एक बहुत अच्छी परंपरा है कि लोगों के दिमाग में उस सवाल लेकर घूमे 24 घंटा, और उस सवाल का जवाब उसको अगले दिन मिले, तो तुरंत वो बात समझ में भी आ जाती है। वो और उनको जिज्ञासा रहती, आज क्या होगा, वो क्या हुआ, वो पात्र का क्या हुआ आगे चल करके। तो ये एक बहुत अच्छा, मैंने आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब रहा होगा हमारे नीति निर्धारकों का या शिक्षाविदों का, लेकिन मैं जानता हूँ अगर शिक्षक अकेले अगर ठान ले तो बहुत बड़े समाज के क्रॉस सेक्शन को बदल सकता है। बस आपने किया है, मैं क्या ईश्वरी किया है। एक निष्ठा होनी चाहिए, उसे होना चाहिए कि, और भगवान उसके लिए उसको बनाया भी होता है। हर कोई कैसे करेगा, भगवान ईश्वर उसको बनाया होता है कि तुम बने हो, तुम इस चीज़ के लिए बने हो, फिर इसका उपयोग करो। नहीं तो फिर उसके बाद क्या है भगवान, मतलब आप बताइए कि ये मैं कहीं बुद्धिमानी से कहीं इधर न चला हुआ हूँ। जितने उपनिषद हैं हमारे आचार्य लोगों ने बनाया, वो लोगों ने अपना नाम नहीं दिया। हाँ, कभी नहीं दिया। उपनिषदों में अपना नाम नहीं दिया। जैसे ईशोपनिषद है तो क्या शुरू होता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ हृदय कस्य सुधन। एक बालक अपने आचार्य से ये पूछता है, और जब पूछता है तो उसमें उन्होंने अपना नाम चाहा होता तो कोई आचार्य नाम, ईशा से शुरू हुआ ना वार्ता, ईशोपनिषद हो गया। केने शितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमं प्रेतियुक्त केने शितम वाचिं वान्ति श्रोत्रम चक्षु कौदेव नित्य। एक दूसरा शिष्य जब अपने आचार्य से पूछता है कि गुरुवर ये बताइए, ये आंखें देखती हैं तो मृत व्यक्ति क्यों नहीं देखता है? क्योंकि आंखें तो रहती हैं। आँख, अगर कान सुनते हैं तो मरते वक्त तो कान भी रहता है, मर जाने के बाद, तो क्यों नहीं होता है? तो वो तो बाद में पूरा केनोपनिषद में यही उन्होंने व्याख्या किया। लेकिन मैं उस आचार्य की श्रेष्ठतम बात ये मानता हूं कि उसने अपने नाम पर इस व्याख्या का कोई नाम नहीं डाला और उसका नाम डाला केनोपनिषद। केनोपनिषद क्यों पूछ रहा है वो? केने वो पूछ रहा है ना यहीं से, केने शितम पतति प्रेषितम मन, तो केन है ना केनोपनिषद।
तो हमारे जो आचार्य थे, कहीं भी उनके अंदर अहंकार नहीं था, कहीं भी उन्हें अपने नाम की आकांक्षा नहीं थी। वो तो इसी के लिए थे, इसी के लिए मरे थे। मैंने आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई अनाड़ी लोग द्रोणाचार्य को शिकायत करते ना, बताइए साहब, एकलव्य को नहीं शिष्य बनाया, मजबूर था द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह के द्वारा यह निश्चित था कि आप हमारे बच्चों के अलावा किसी को नहीं पढ़ाएंगे। और वहां पर जब भूखा उनका बेटा मर रहा था, तब भीष्म पितामह ने उसको रोटी दिया, दूध दिया। तो अब उसके बाद से उन्होंने, तो वो तो मजबूर थे, अन्यथा वो कैसे धृष्टद्युम्न को शिक्षा देते, जो द्रुपद के बेटे को, जो कि इनको मारने के लिए ही पैदा हुआ था। तो ये बात थी। तो हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे जो शिक्षा, और उसमें बहुत बड़ा योगदान अभी कर रहे हैं हमारे नई शिक्षा नीति, हमारे नए शिक्षा नीति निर्धारक, हमारे मोदी जी, जिनके दिमाग से ये बातें चल रही हैं। क्योंकि एक तो कोई न कोई केंद्र बिंदु होता है जहां से बाकी लोग मानते हैं, और उस व्यक्ति का इतना प्रभावशाली होना बनता है कि जो वो कहे लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसके अंदर से अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करें। बहुत सही। वरना देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी थी कि लोग सिर्फ गलत मतलब से ही समाचार दिखाते थे। सारे जो बयान होते थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करना मीडिया की आदत बन चुकी थी। सबसे पहला लगाम उन्होंने तो मीडिया पर लगाया। क्या बड़ी तिरछी बातें अगर छापोगे तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आप रहने दो। तो मीडिया में कुछ सुधार आया, पर हम विषय से भटक जाएंगे। अभी हम बात इस पर कर रहे थे कि किस तरह शिक्षा के बूते, लोग कहते हैं आज कि सिर्फ शिक्षा से कुछ नहीं होता, आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, उद्यमी बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योर, शिक्षा भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वही है। आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे कॉरपोरेट के अपने स्कूल एक के बाद एक ध्वस्त हो रहे हैं, निजी क्षेत्र उनकी जगह लेता जा रहा है और बेहतर सर्विसेज दे पा रहा है, लोग इनको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो इस दिशा में जिन लोगों ने भी कदम ताल किया है, जिन लोगों ने भी पैर आगे बढ़ाया है, सबको सफलता भी मिली है। ठीक है, सफलता छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर जहाँ तक अनुभव की बात है, सर के पास उसकी कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, मन के अंदर इच्छा किस चीज़ की थी? इच्छा थी कि बच्चे अच्छे तैयार हों, बच्चे अच्छे तैयार हो गए तो स्कूल का नाम अपने आप करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सफल रहे हैं, सही साबित हुए हैं। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति जीवन काल में बहुत कुछ करता है, मगर अंतिम समय में कभी कभी महसूस करता है कि मुझे संतोष नहीं मिल रहा है, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, शायद मुझे कुछ और करना था, शायद मैं कुछ और करने के लिए बना था, मगर मैं वो नहीं कर पाया, मैं किसी और काम में उलझ कर रह गया। तो आज सर जब ये कहते हैं कि मुझे परम संतोष है कि स्कूल में मैं ये कर पाया, शायद मैं इसी के लिए बना था, शायद इसी बात का आभास मेरे पिता को था, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सर ये आभास कैसा है? आभास की बात आप कर रहे हैं। देखिए, इंसान की सीमित आयु है, दिस ट्रू। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मतलब गीता के सेकंड चैप्टर का ये श्लोक है कि जो भी जन्म लिया है मरना है। तो जब इतना सत्य है, इसे झूठलाना मूर्खों का काम है कि हम नहीं मरेंगे, अहंकारियों का काम है। वरना जो जन्म लिया हो मरेगा, अगर मरेगा तो तूने किया क्या? क्या आत्मावलोकन और आत्ममूल्यांकन नहीं होना चाहिए? कितने दिन है तुम्हारे पास और क्या किया? और अगर नहीं किया तो अभी भी जो समय है उसमें कर लो। तो उसके लिए नेक काम क्या? तो मैं तो कोई बहुत बड़ा दूसरा कार्य कर नहीं सकता था। मेरे पास एक पूंजी थी बच्चों की, उन बच्चों में गरीब बच्चों को इकट्ठा करना, गरीब बच्चों से एक स्कूल बना लेना, अपनी छोटी सी आमदनी जो भी थी, मैं केपीएस से नहीं कुछ पैसा लेता हूँ, अपने ज़िंदगी में जो बचत है उसको ही डालता हूँ। और आलम यह है कि हमारे बच्चों की सीबीएसई में जो फीस है, जो भी बच्चा, दिस वेरी मच टू बी नोटेड, हमारे यहाँ जो भी बच्चा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, 500 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप। जो भी बच्चा बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 500 रुपये पर मंथ। जो भी बच्चा सिंगल मदर चाइल्ड है उसको 500 रुपये पर मंथ। और जो बच्चा 60% से एबव है, मार्क्स 60% को आजकल की दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन 60% एबव है, मान लीजिए 200 बच्चे हो गए, तो दोनों 100 बच्चों को 1000 रुपया पर मंथ यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। और वो ऐसे नहीं, उनको जैसे हॉस्पिटल में कार्ड बनता है ना, ऐसे उनको कार्ड बनवा दिया हूँ, उसमें भरा रहता है और लेके जाएंगे
वो बच्चे को ऑफिस में जो अकाउंट सेक्शन में वो दिखाएंगे, उतना 1000 रुपया कम और वहाँ नोट कर देंगे। तो इसलिए तो ये मेरे अंदर परम संतोष की बात है। और ये बच्चे जो हैं एकदम अब वो मैंने उनके अंदर अजीब श्रद्धा है, मैं इधर से निकल जाऊं, बच्चे आ रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे कि आप उस पार हैं, मैं इस पार है, आपसे मिल नहीं सकता, क्योंकि वो सब पाँव पड़ रहे हैं, सब पाँव पड़ रहे हैं, इतने बच्चे। और मैं किसी को कैसे क्रोध से बोल दूं, नहीं नहीं हटो ना, हटो नहीं। अब उसके जब आ रहे श्रद्धा से तो अच्छा ठीक है बेटा, ओके दैट्स व्हाट। तो ये जो बात है, तो श्रद्धा की पराकाष्ठा, सद्मूल्यों का उनके अंदर रोपण जो हुआ है, जो रोपण हुआ है, तो वो भले ही ना आइंस्टीन और रामानुजम टाइप हो सके, लेकिन ये भी होगा कि समाज में एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में, बहुत अच्छे लोग के रूप में इंस्टिल उनके अंदर जो क्वालिटी होती है। और वो पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, जब सब अच्छा होगा तो पढ़ेंगे भी, फोकस अच्छा होगा, उद्देश्य अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। एक शिक्षक के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमारा बच्चे ये काम कर रहे हैं। आप हमारे एनुअल फंक्शन में जरूर आइएगा, देखिएगा, उनमें किसी जो रघु और कौत्स का एक हिस्सा है, वो नाटक होगा, हर साल होता है कुछ ना कुछ ऐसा रघु और कौत्स के बारे में है। फिर उसके बाद में होगा पद्मिनी के बारे में, एक बहुत अच्छा होगा पद्मिनी के बारे में। फिर उसके बाद एक पॉडकास्ट होगा जिसमें कृष्ण और एक माने जैसे आप हैं तो आप पूछेंगे और एक कृष्ण रहेंगे एक्चुअली जो मुरली उरली लिए हुए, तो वो आप पूछेंगे उनसे कि अच्छा ये बताइए, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कैसे उसमें प्रसूत गृह से आप निकल कैसे गए जब सारे दरवाजे बंद थे? तो कृष्ण अपने बात करेंगे, आप कैसे ये की, कैसे वो की, मैंने इस तरह से, मतलब जो गूढ़ प्रश्न जो है तो उनके अर्थ, तो आपने कैसे भगवत गीता को के दिमाग में आपके आया, जो कृष्ण अर्जुन को आपने उपदेश दिया, तो वो बताते जाएंगे। मैंने कृष्ण एक पॉडकास्ट में एक पार्ट है और एक पूछने वाला बिल्कुल आज का पत्रकार है। तो दैट विल आल्सो बी डन, इट इज ऑलमोस्ट रेडी। आपके यहाँ तो जन्माष्टमी भी बहुत खास होती है, यहाँ भी कृष्ण नेहरू नगर में भी बहुत खास होता है, लोग उसको याद भी करते हैं। एनीवे दिस इज ऑल। दरअसल एक विद्यार्थी के जीवन में जो कुछ चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे कल्चरल की बात करें, कृष्णा ग्रुप ने हमेशा ये कोशिश की है कि बच्चों को सारे के सारे अवसर उनके अपने स्कूल में मिले, जहाँ वो बहुत अच्छे से न केवल सीख सके, अनुशासन में रहकर उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि कृष्णा पब्लिक स्कूल शायद वो पहला ग्रुप है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जिसने बच्चों को मनी बैक या डिस्काउंट या स्कॉलरशिप की योजना बहुत बहुत पहले शुरू कर दी थी कि अगर बच्चे मेधावी हैं, मतलब मेरिट कम मीन्स, जिसकी बात आज हम करते हैं स्कॉलरशिप, कि अगर मेरिट में है बच्चा तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, मीन्स मतलब कोई अभाव उसको है तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है तो उसको एकेडमी वाली फैसिलिटीज़ भी मिलेगी स्कूल के प्रांगण में ही, और प्लस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। और अगर वो बच्चा कल्चरल में अच्छा करना चाहता है तो उसके लिए भी इनकी एक पूरी टीम काम करती है। और ये अकेला वो स्कूल है जहाँ का छात्र परिषद स्वयं प्रज्ञोत्सव जैसा विहंगम आयोजन करता है जिसमें दर्जनों स्कूल के बच्चे शामिल होते हैं। नेशनल के मतलब 2000 पार्टिसिपेंट्स थे इस साल प्रज्ञोत्सव में। बड़ी बात है ना, 2000 पार्टिसिपेशन हो, 10 दिन तक वो कार्यक्रम चले, 10 दिन तक चलेंगे जब इतने बच्चे होंगे। कभी आर्ट्स का है, कभी सॉन्ग का है, कभी ग्रुप सॉन्ग का है, कभी कथक का है, कभी भरतनाट्यम का है, ऐसा ऐसा करके। और उनके लिए एक बाकायदा डेडिकेटेड ऑडिटोरियम है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, जो अच्छा काम करने वालों को फ्री में अवेलेबल हो जाता है, फ्री और बाकी लोग को देते ही नहीं है। नहीं, दीपक कभी मांगे ऐसे किसी खास पर्पज के लिए तो दे देंगे, लेकिन नॉर्मली वो किसी व्यावसायिक काम के लिए सोच के लिए बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं और सर पूरी निष्ठा से जितना समय दे सकते हैं वह देते हैं, बैठकर पूरा प्रोग्राम देखते हैं। हाँ। जरूरत पड़ती है तो थोड़े टिप्स भी दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को जो शिक्षा ग्रेजुएशन के बाद यानी MBA की क्लासेस जाके मिलती है, हाउ टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, ये बच्चे KPS के 11वीं 12वीं में सीख लेते हैं। टीचर्स के साथ लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, डांट भी खाते हैं, बट अल्टीमेटली प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाकर दम लेते हैं। बिल्कुल। और ये जो शिक्षा एक स्कूल के अंदर मिल जाती है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो सर एक अंतिम संदेश आपका चाहिए हमें
कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे वो स्कूल चला रहे हैं, चाहे कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अपने विद्यार्थी को क्या देने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए? मूल्यपरक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए वो कैसे भी हों अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कैसे हों, लेकिन ये उनको बराबर सोचना है कि ये बच्चा जो हमारे पास है उसको इंस्टिल होगा हमारे चरित्र का, के गुणों का। इसलिए वो निश्चय ही अपने ज़िंदगी में वह व्यवहार न लाएं जो अमान्य हो। और जब कभी कोई इत्र लगाएगा दूसरे के हाथ में तो तुम उसके ही हाथ नहीं महको रहे हो, तुम भी महक रहे हो। अगर कोई लेडी मेहंदी लगा रही है किसी लेडी को तो उसके भी उंगली लाल हो रही है। इसलिए माय डियर टीचर्स, आप अगर कुछ करने जा रहे हैं तो कुछ अच्छा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप समाज में आपके रिकॉग्निशन नहीं रहेगा। आपका रिकॉग्निशन उन बच्चों के ही कारण बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कभी न सोचें कि आपकी ज़िंदगी में टीचिंग एक बी ग्रेड प्रोफेशन है। इट्स ए ग्रेड एंड आई स्टिल से, अगर मैं कहीं उदाहरण माना जाऊं तो निश्चित कह सकता हूं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा हुई मेरे ऊपर, और ये हुई सरस्वती के ही कारण, ईमानदारी के कारण बच्चों को। तो जो लेंगे तो नेचुरल है कि लोग बाग जानते हैं, करते हैं और लोग आते हैं। तो पहले अपना चरित्र बल विकसित करें इतना कि वो रिफ्लेक्ट हो। जब आपके अंदर वो चीज़ें दिखेंगी तो निश्चित तौर पर आपके आसपास जो भी होगा, चाहे विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के पेरेंट्स हो, ये उन सबको छुएगा भी और प्रभावित भी करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सुबह के व्यस्त समय के अंदर हमें समय देने के लिए। व्यस्तता के अलावा आप इतने प्यारे इंसान हो, और सबसे बड़ी बात कि मैं देख रहा हूँ कि जब से मिल रहा हूँ तब से थोड़ा सा आप वेट लॉस भी कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा वजन कम कर रहे हैं। वेट लॉस कर रहे हो, लेकिन ठीक है, वो भगवान न करे कि आप कोई अस्वस्थता आपके अंदर हो। और आप से बहुत सारी संभावनाएं हैं समाज को, और बहुत कम पत्रकार आप जैसे लोग मिलते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो संभावनाएं हैं, उसको आप समाज में बांटते रहिए, लोगों को देते रहिए। आप पैदा हुए हैं इसीलिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। आज जो ज्ञान आपको मिला है, 10% भी अगर अपने जीवन में ले आए तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी।